अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ हाजिर गुल हियर। बायोलॉजी के एक नए लेक्चर के साथ आप लोग के साथ मुखातिब हूँ। इंशाल्लाह वी विल प्रोसीड द रिक्वायरमेंट्स फॉर द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मैंने आप लोगों को रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के रिक्वायरमेंट्स बताए थे कि डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें से हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात की थी लास्ट वीडियो में। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो डीएनए को कट करते हैं। फिर मैंने टाइप्स बताए थे कि टाइप्स क्या है। इसमें रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एक टाइप है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दूसरा टाइप है। जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है जो एंजाइम, इसको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। अब वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये रिक्वायरमेंट है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। तो अब देख लीजिए ज़रा कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, दिस इज़ द टाइप ऑफ एंजाइम, ये एक एंजाइम होता है दैट कट्स डीएनए इन द मिडल रीजन। अब लोगों मैंने एक्सोन्यूक्लियस बताया था कि एक्सोन्यूक्लियस वो एंजाइम है जो डीएनए को एंड्स पे कट, डीएनए के एंड्स पे कट लगाता है। जो एंडोन्यूक्लियस है ये हम के एक वो एंजाइम है जो दरमियान में कट लगाएगा, इन बिटवीन द डीएनए स्ट्रैंड। तो अब देख लो किस तरह ये कट लगाता है, ज़रा देख ले कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, इस तरह लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है इस तरह, और इसी लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए में जो मुझे रिक्वायर्ड रीजन है, अब देख लो इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स है, ठीक है, दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। अब देख लो मुझे रिक्वायर्ड क्या है, मुझे रिक्वायर्ड जो है इधर एक रीजन है, मैं इसको ब्लैक से मेंशन कर लूँगा, ये रीजन मुझे रिक्वायर्ड है। अब देख लो अगर हम रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस को देखें तो रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस का तो एक ड्रॉबैक ये है कि ये इसी एंड्स पे कट लगाता है एक्सोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस क्या करता है कि डीएनए स्ट्रैंड के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियोटाइड्स है, इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर इस तरह कट लगाएगा। एज अ रिजल्ट ये जो स्ट्रैंड है ये क्या हो जाता है, ये कट हो जाता है एंड सेपरेटेड, ठीक है। तो ये एंजाइम की ये स्पेशलिटी है कि डीएनए के एंड्स पे नहीं, डीएनए के मिड रीजन में कट लगाता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का तो काम ये होगा कि ये फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड ब्रेक करेगा। इज रिजल्ट ये जो स्ट्रैंड है, ये जो हमारा टारगेट रीजन है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये आइसोलेट हो जाता है। तो ये तो था इसकी डिफिनीशन के हवाले से। अब नेक्स्ट आते हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ कि हम अगर देखें तो देयर आर टोटल नंबर्स ऑफ 400 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। 400 डिस्कवर्ड हुए हैं। इनमें से, इन 400 में से जो 20 होते हैं वो क्या होते हैं, यूज्ड इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ये जो 20 डिफरेंट टाइप्स है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं, लेकिन जो ओवरऑल रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है इसके अपने इसको अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी दी गई है ईच एंजाइम को। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका जो सोर्स है वो है बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया से निकाले गए हैं और बैक्टीरिया अपने सोर्स की बेस पे इसको नेमिंग दी गई है। तो इसकी नेमिंग किस तरह है, इसकी नॉमेनक्लेचर या नेमिंग को ज़रा देख ले कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एक एंजाइम है जिसका नाम है EcoR1 एंजाइम। दिस इज़ वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। मैं RE से इसको रेजिग्नेट करूँगा, जितने भी मैं एक्सपेरिमेंट्स करूँगा RE जो मैं लिखूँगा तो RE का मतलब होगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब देख ले ज़रा कि ये EcoR1 से हमारा क्या मतलब होता है, इसका नेम हमें क्या बताती है। ये जो फर्स्ट 3 लेटर्स होते हैं ये क्या कहती है हमें कि ये फर्स्ट 3 लेटर गिव्स अस द आइडिया अबाउट द टाइप ऑफ बैक्टीरिया, टाइप ऑफ बैक्टीरिया या बैक्टीरियल नेम, ठीक है, या बैक्टीरियल नेम। तो अब देख लो बैक्टीरियल नेम किस तरह हमें बताती है। ईको है तो ईको से मतलब है ई कोलाई। व्हाट, ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, एस्क्रिकिया कोलाई टोटल ओवरऑल नाम है इसका। तो ये ई कोलाई से निकाला गया है ये एंजाइम। इसमें ये जो R होता है, R क्या डिजिग्नेट करता है, R इज़ द टाइप ऑफ स्ट्रेन, टाइप ऑफ स्ट्रेन। तो बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ होते हैं। उसी स्ट्रेन को एक डिजिग्नेशन दी गई है R स्ट्रेन, ठीक है। तो अब देख लो R इज़ द टाइप ऑफ स्ट्रेन ऑफ एस्चेरिचिया कोलाई, और ये जो 1 होता है इट इज़ द एंजाइम डिस्कवर्ड, एंजाइम
डिस्कवर्ड। तो ये 1 हमें क्या बताता है कि दिस इज द एंजाइम डिस्कवर। सो यहाँ पे सॉरी, ये जो 1 है दिस इज द एंजाइम्स या एंजाइम डिस्कवर्ड। सो दिस इज द फर्स्ट एंजाइम discovered, या it is one of the type of restriction enzyme in the E. coli strain R। तो strain R के अंदर E. coli एक बैक्टीरिया है जिसमें strain R के अंदर एक एंजाइम जो है वो डिस्कवर्ड है और उसी एक एंजाइम का नाम है EcoR1 restriction enzyme। So this is about the naming of the endonuclease या restriction endonuclease enzyme। तो हम जितने भी ओवरऑल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं इसको इसी हिसाब से नेम दिए गए हैं, ठीक है। तो अब देख लो, अब हम आते हैं दूसरी इसकी कट्स की तरफ कि जो स्पेशलिटी है इसी एंजाइम की। तो इसी एंजाइम की स्पेशलिटी को अगर हम देख ले तो कट्स प्रोड्यूस बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब देख ले ज़रा कि अच्छा देख ले ज़रा कि हम अगर देख ले कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट्स लगाती है, इसकी स्पेशलिटी है। और कट ये कहाँ पे लगाती है? कट ये दरमियान में लगाएगा। जो डीएनए होता है, डीएनए का जो मिडल रीजन होता है, डेफिनेशन में मैंने आप लोग को बताया कि ये हमेशा दरमियान में ही कट लगाती है कि डीएनए स्ट्रैंड है तो डीएनए स्ट्रैंड के मिड पोर्शन पे ये कट लगाती है। दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। लेकिन ये जो कट लगाती है ये 2 तरीक़ों से कट लगाती है डीएनए के ऊपर। एक जो कट लगती है उसका नाम है स्टिकी एंड और एक जो कट लगती है उसका नाम है ब्लंट एंड्स। अब देख लो कि स्टिकी एंड क्या है और ब्लंट एंड्स क्या होते हैं। अब देख लो कि सबसे पहले आती है स्टिकी एंड्स की तरफ। द डीएनए प्रोड्यूस्ड is a result of restriction endonuclease which bears 3' or 5' overhangs। और overhangs की जगह पे आप लोग लिखते हो कि are single stranded DNA। क्या मतलब है ज़रा एग्जाम्पल में समझेंगे आप। अब देख ले, ये डीएनए स्ट्रैंड है हमारे पास, ये बहुत लंबा डीएनए है, लेट्स सपोज। अब देख लो इसी डीएनए पे हमने कुछ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बताए। मैं एग्जांपल बताऊंगा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब हम अप्लाई करते हैं तो कुछ एंजाइम में ये स्पेशलिटी होती है कि लेट्स सपोज ये डीएनए का 5' एंड है, ये 3' एंड है, दिस इज 3', दिस इज 5'। अब देख लो कुछ एंजाइम्स क्या करती है कि फॉर एग्जांपल इधर तक कट लगना है तो इधर तक का कट इस तरह लगता है कि ये जो डीएनए होता है ये डीएनए कट लग गया, लेकिन कट इस अंदाज से लग गया कि कुछ जो ओवरहैंग्स है कि कुछ ऐसी डीएनए के जो बाहर की तरफ लटका हुआ होता है। देख ले ये भी बाहर की तरफ लटका हुआ है और ये एंड भी लटका हुआ है। अब देख लो ये ऊपर वाला जो लटका हुआ स्ट्रैंड है ये क्या है, ये 3' की तरफ है। नीचे देख ले ये भी क्या है, नीचे वाला भी 3' की तरफ है। अब देख लो ये जो डीएनए होती है इसको कहते हैं स्टिकी एंड या ओवरहैंग, ठीक है। स्टिकी एंड, दिस इज स्टिकी एंड 2। लेकिन स्टिकी एंड का नेचर क्या है कि स्टिकी एंड जो है 3' स्टिकी एंड है। अब देख लो ये दरमियानी पोर्शन क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन ये थोड़े थोड़े जो फ्रेगमेंट्स है ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है और इसको हम स्टिकी एंड भी कहते हैं। और स्टिकी एंड्स किस डायरेक्शन में है, 3'। अब देख लो कुछ डीएनए ऐसी होती है कि फॉर एग्जांपल मैं देखूँ यहाँ पे लिख दूँ कि कुछ डीएनए ऐसा एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, दिस इज 5' एंड दिस इज 3' एंड दिस इज 5', दिस इज 3'। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करती है कि वो भी ओवरहैंग्स प्रोड्यूस करती है, स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो 5' की तरफ होते हैं। तो अब देख ले फॉर एग्जांपल यहाँ इतना सा फ्रेगमेंट काट देना है तो ये एक फ्रेगमेंट किस तरह काटेगा कि ये डीएनए
जब कट लग गया, ये फ्रेगमेंट सेपरेट हुआ, तो ये फ्रेगमेंट क्या होते हैं, इसके साथ भी क्या होते हैं, ओवरहैंग्स होते हैं। अब देख लो ये तरफ जो है ये डायरेक्शन ऊपर वाला ये 5 प्राइम की तरफ आ रहा है, नीचे वाला देख ले कि ये भी 5 प्राइम की तरफ आ रहा है। तो अब देख लो ये डीएनए क्या है, ये डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन ये पोर्शन और ये पोर्शन 5 प्राइम स्टिकी एंड कहलाती है। सो अब देख ले कि स्टिकी एंड्स अभी क्लियर होगी कि स्टिकी एंड क्या होती है, ये ओवरहैंग्स होती है जो कट लग जाती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू। उसके बाद जब डीएनए के साथ जो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्टिकी एंड कहते हैं। अब देख लो कौन से ऐसे एंजाइम्स है जो क्या है, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके लिए याद रखें कि अगर हम देख लें कि जो फॉर एग्जांपल BAMH1 ये एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 5 प्राइम ओवरहैंग या स्टिकी एंड प्रोड्यूस करती है। ओवरहैंग और स्टिकी एंड, सही है। ये एक तरह का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है KPN1, ठीक है। अब देख लो ये जो मैंने आप लोग को नेमिंग के बारे में बताया, तो ये बेसिलस से निकाला गया है, ये क्लेस्बेला एक बैक्टीरिया है उससे निकाला गया है। तो ये 1 और ये जो नेमिंग है इस पे अप्लाई करते जाए तो दिस इज अबाउट द नेमिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट एंजाइम। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा एंजाइम्स है। तो ये KPN जो है ये क्लेस्बेला से निकाला गया है और इससे एंजाइम क्या करता है, 3 प्राइम ओवरहैंग प्रोड्यूस करती है या 3 प्राइम स्टिकी एंड प्रोड्यूस करती है। सो आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर नाउ। अब देख लो, अब आते हैं दूसरे टाइप ऑफ एंड्स की तरफ कि कुछ एंजाइम्स या कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे कट्स लगाते हैं जिसमें ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं। तो अब देख लो ब्लंट एंड में हम अगर देख ले कि ब्लंट एंड का क्या मतलब है, द डीएनए which is cutted by restriction endonuclease but don't bear sticky ends. फॉर एग्जाम्पल इस डिफिनेशन का क्या मतलब है कि ये डीएनए स्ट्रैंड है, इस तरह ये डीएनए है और इस डीएनए के ऊपर कुछ एंजाइम्स हमने अप्लाई किए। तो एंजाइम अप्लाई किए, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक का कट लगना है, इतना सा पोर्शन हमें रिक्वायर्ड है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो अब देख लो ये जो कट लग जाता है तो ये जो डीएनए प्रोड्यूस करती है, इस डीएनए के साथ कोई ओवरहैंग नहीं है, इस एंड पे भी कोई ओवरहैंग नहीं है। तो जब ओवरहैंग नहीं होगा और दोनों इक्वल स्ट्रैंड्स है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी तरह के एंड्स को हम कहेंगे ब्लंट एंड्स। दिस इज वन ब्लंट एंड, दिस इज द सेकंड ब्लंट एंड। अब देख लो ये था हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करती है, कुछ एंजाइम्स ब्लंट एंड प्रोड्यूस करती है। कौन से एंजाइम्स ब्लंट एंड प्रोड्यूस करती है, तो इसके लिए एग्जाम्पल लिख ले। फॉर एग्जाम्पल SMA1. So S is the type of bacteria that is the Salmonella. Salmonella एक बैक्टीरिया है, उसका एक स्ट्रेन है A स्ट्रेन और इसके अंदर एक एंजाइम है। One type of enzyme has been isolated. So this type of enzyme produce blunt ends. So this was all about the restriction enzymes के restriction enzyme क्या है और ये हमें क्यों रिक्वायर्ड होती है। तो ये रिक्वायरमेंट की अगर बात आती है तो ये हमें इसलिए रिक्वायर्ड होती है कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमें थोड़ा सा पीस चाहिए होता है और उसी पीस को कट करने के लिए हमें एक सीज़र चाहिए और वो सीज़र इस तरह का सीज़र हो जो मॉलिक्यूलर हो, जो मॉलिक्यूलर लेवल पे डीएनए को कट करे। तो ये मॉलिक्यूलर लेवल पे सीज़र्स जो होते हैं ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं और मोस्टली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होती है। सो दिस वाज अबाउट द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट टॉपिक विल बी अबाउट द थर्ड रिक्वायरमेंट दैट इज द मॉलिक्यूलर कैरियर वेक्टर। अच्छा, नेक्स्ट देख ले ज़रा कि नेक्स्ट जो हमारा जो रिक्वायरमेंट है फॉर द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दैट इज़ द कैरियर वेक्टर। अब देख ले कैरियर वेक्टर क्या होता है कि कैरियर वेक्टर इट इज़ अ व्हीकल या एजेंट, ये एक एजेंट है विच कैरीज
gene from one organism to another, from one organism to another। ठीक है, तो अब देख लो ये इस तरह की कैरियर्स होते हैं और असल में बाय नेचर ये जो कैरियर वेक्टर होती है ये इसका केमिकल नेचर क्या होगा या केमिकल कंपोजिशन क्या होगा। तो केमिकल कंपोजिशन इसका क्या है, मेनली याद रखें कि इट इज़ बाय नेचर डीएनए। सही है, तो ये भी न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई फिजिकली कोई और चीज़ नहीं है, डीएनए होती है। लेकिन कैरियर वेक्टर का नाम इसको इसलिए दिया गया है कि इट कैरीज फॉरेन डीएनए, कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म से डीएनए लेता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ये ट्रांसपोर्ट करती है, इसलिए कैरियर वेक्टर कहते हैं। अब देख ले कि हम अगर कैरियर वेक्टर है तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट एग्जाम्पल और द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरियर वेक्टर्स। तो एग्जाम्पल्स में लिख ले कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरियर वेक्टर्स आर देयर। एग्जाम्पल में सबसे पहले आती है द प्लाज्मिड डीएनए। ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए। अब देख लो प्लाज्मिड क्या होता है, ये क्या है, सर्कुलर डीएनए इन द सर्कुलर डीएनए इन अ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर एक सर्कुलर डीएनए होती है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो प्लाज्मिड इज आल्सो यूज्ड एज अ कैरियर वेक्टर। सेकंड वन इज द, हम कहते हैं कि बैक्टीरियोफेज डीएनए, बैक्टीरियोफेज डीएनए। तो हम क्या कहते हैं कि फेज डीएनए को भी हम क्या करते हैं, एज ए कैरियर वेक्टर यूज़ करते हैं। ये भी, इसमें भी ये कैपेबिलिटी होती है कि ये फॉरेन डीएनए को एक सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करती है। इसके अलावा हम कहते हैं कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये जो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का क्या मतलब है कि ये बैक्टीरिया की ही डीएनए होती है, जीनोमिक डीएनए, और इसी जीनोमिक डीएनए को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया है और ये क्या करता है, एक फॉरेन जीन को इंसर्ट करती है इनटू द टारगेटेड सेल। इसके अलावा इसको हम शॉर्ट टर्म्स में बैक भी कहते हैं, बैक, बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसके अलावा यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये एक अनदर टाइप ऑफ कैरियर वेक्टर होती है, तो इसको हम ये कहते हैं। ठीक है, सिमिलर इज द केस हियर के यीस्ट का जो क्रोमोसोमल डीएनए होती है आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी व्हिच ट्रांसपोर्ट्स द वी कैन से द फॉरेन जीन इनटू द टारगेटेड सेल। अब देख लो इसके अलावा एक वेक्टर होती है, उसका नाम है शटल वेक्टर। ये शटल वेक्टर मोस्टली प्लांट्स में क्या करती है, प्लांट्स में जीन को अगर हम क्या कहते हैं कि प्लांट्स में हम अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहे, हम किसी फॉरेन से प्लांट के अंदर कोई जीन लेके जाना चाहते हैं, तो इसके लिए जो वेक्टर यूज़ होती है ये क्या है, शटल वेक्टर्स कहलाते हैं। तो अब देख लीजिए दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरियर वेक्टर्स, और इसको हम यूज़ करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, लेकिन मोस्ट वाइडली यूज्ड इज़ द प्लाज्मिड डीएनए। ये जो प्लाज्मिड है इसको हम मोस्ट वाइडली यूज़ करते हैं। अब देख लो एक कैरियर वेक्टर के लिए आइडियल करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि ये करैक्टरिस्टिक्स हमेशा एक कैरियर वेक्टर के अंदर हो, तो तब भी हम इसको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू के अंदर हम यूज़ करते हैं। वो करैक्टरिस्टिक्स क्या है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल वेक्टर, ऑफ एन आइडियल वेक्टर। अब देख लो आइडियल वेक्टर की करैक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, सबसे पहले कि इट मस्ट कंटेन्स MCS ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ओरिक को आप लोग लिख लें कि द वेक्टर मस्ट हैव ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। एक्सप्लेन करूंगा डायग्राम में, ठीक है। सेकंड जो है इसके अंदर MCS रीजन हो। व्हाट इज MCS रीजन, मल्टीपल क्लोनिंग साइट, ठीक है। सिर्फ करैक्टरिस्टिक्स लिख ले, फिर मैं समझाता हूँ। फिर थर्ड देख ले कि इट मस्ट कंटेन्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, या इसको आप लोग लिख सकते हो कि द वेक्टर मस्ट कंटेन्स मार्कर जीन्स, ठीक है। और इसके साथ साथ इट मस्ट बी स्मॉल इन साइज। स्मॉल इन साइज कितना हो कि एक वेक्टर जो है वो क्या है 10 kbp से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
10 किलो बेस पेयर मीन्स 10,000 बेस पेयर से जब वेक्टर ज़्यादा होगा तो इसकी एफिशिएंसी कम होगी, क्योंकि फिर ये इजीली एक सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकता। तो हम हमेशा जो वेक्टर लेंगे तो वेक्टर का साइज़ 10 kbp से कम हो या 10 kbp हो, कि अगर हम इसके अंदर फॉरेन डीएनए डालें तो इसका साइज़ इतना हो जाता है, तो फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो स्मॉल साइज़ की एडवांटेज ये है कि ये क्या होती है, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, ये जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू द टारगेटेड सेल, और इसके साथ साथ हाई कॉपी नंबर कि एक प्लाज्मिड या हम कहते हैं एक वेक्टर के अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि ये एक टारगेट सेल के अंदर जब चला जाता है तो ये अपने आप को क्या करे, एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर, हमने एक पढ़ा था कि एक्सप्रेशन सिस्टम भी रिक्वायर्ड होती है कि ये एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर अपनी कॉपीज़ जो है हाई नंबर्स में प्रोड्यूस करे। तो ये इसकी आइडियल वेक्टर के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये होना ज़रूरी है। अब ज़रा देख ले कि फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरह ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने बताए तो इसका क्या मतलब है, इसको ज़रा समझ लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ कि दिस इज़ अ वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बना है, ठीक है। वेक्टर के अंदर तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक जो है इसके अंदर यहाँ पे मैंने लेबल किया, ये रीजन है, इसको हम क्या कहते हैं, ओरिक रीजन, ठीक है। और एक जो रीजन है ये क्या होती है, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंडिपेंडेंट रिप्लिकेशन, के क्रोमोसोमल डीएनए से इंडिपेंडेंट रिप्लिकेशन इसके अंदर हो सके। तो डीएनए पॉलीमरेज आके यहाँ से डीएनए को क्या करेगा, रिप्लिकेट करेगा और रिप्लिकेशन के रिजल्ट में कॉपीज बनेगी, ठीक है। सो ये क्यों रिस्पॉन्सिबल है फॉर, किसके लिए ज़रूरी है, फॉर इंडिपेंडेंट रिप्लिकेशन। इसके अलावा प्लाज्मिड के अंदर एक रीजन हो जिसको हम क्या कहते हैं, MCS रीजन। MCS यहाँ पे मैंने लिखा है मल्टीपल क्लोनिंग साइट। दिस इज द साइट वेयर which is having restriction sites for restriction enzyme, or we can say this MCS is the region where foreign DNA, जो DNA हम ले रहे हैं, जिसको हम ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे हैं एक सेल के अंदर, तो वो वाला डीएनए फॉरेन डीएनए कहलाते हैं। तो वो फॉरेन डीएनए कैन बी इंसर्टेड इन द MCS रीजन। तो ये वो रीजन होता है जिसमें हम अपना टारगेटेड डीएनए जो होती है या जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हम क्या करते हैं, MCS रीजन के अंदर। तो मल्टीपल क्लोनिंग साइट इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इस रीजन के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये कुछ स्पेसिफिक जगहों पे कट लगाती है। तो ये MCS रीजन के अंदर वो स्पेसिफिक साइट्स मौजूद होंगे तो तब भी यहाँ पे कट लगेगा और फिर हमारा जो फॉरेन डीएनए है इसके अंदर लाइगेट हो पाएगा, ठीक है। दिस वाज अबाउट द MCS रीजन। और इसके अलावा कुछ रीजन होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मार्कर रीजन। तो मार्कर रीजन क्या है, मार्कर रीजन के अंदर कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स जो है इसकी एडवांटेज क्या है, हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म प्लाज्मिड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म प्लाज्मिड के फॉर एग्जांपल हमने फॉरेन डीएनए इसी प्लाज्मिड में इंसर्ट किया। अब ये प्लाज्मिड हम उठाएंगे और हम एक एक्सप्रेशन सिस्टम में डालेंगे। एक्सप्रेशन सिस्टम में भी एक बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया के अंदर जब हम डालते हैं तो हमें तो ज़ाहिरी तौर पे पता नहीं होता कि ये प्लाज्मिड अंदर चला गया या नहीं गया है। तो इसका अंदाज़ा, इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है या हम कहते हैं कि ये अंदर चला गया है या नहीं गया है, इसकी जो हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन जो हम करते हैं तो ये हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन से करते हैं। हम प्रोसेस में समझेंगे कि किस तरह एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स आर यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दीज आर द क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल वेक्टर। अब देख ले कि जो वेक्टर होता है हमारे कोर्स के अंदर, वेक्टर के लिए एक वेल नोन वेक्टर प्रेजेंट किया गया है जो प्लाज्मिड है। एक्चुअली उसको ज़रा डिस्कस करते हैं कि एक टाइप ऑफ प्लाज्मिड है जो वाइडली यूज होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। अब देख ले इसके अंदर
ये सारे क्वालिटीज़ मौजूद है और हम कहते हैं कि प्लाज्मिड इज अ वेक्टर। और यहाँ पे बुक में मेंशन है कि PBr322 प्लाज्मिड, ये एक एग्जाम्पल है प्लाज्मिड वेक्टर का। अब देख लो, सबसे पहले तो आप लोग इस प्लाज्मिड का ये जो नाम है ये क्या बताती है हमें। अब देख लो, इसके अंदर ये जो P है, तो P इसके अंदर क्या डिजिग्नेट कर रहा है, इट इज़ अ प्लाज्मिड, ठीक है। Br ये क्या है, Br इट इज़ एक्चुअली, ये स्मॉल r से लिखना है PBr, ये क्या है, बोलिवियर, एक साइंटिस्ट था बोलिवियर जिसने ये प्लाज्मिड डिस्कवर किया था, तो इसकी वजह से इसको PBr का नाम दिया कि वो वाला प्लाज्मिड जो बोलिवियर ने डिस्कवर किया था। 322 क्या बताती है कि 322 इज द टाइप ऑफ ऑब्जर्व्ड बैक्टीरिया। अब देख ले कि लैब के अंदर जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और 1 बाय 1 कॉलोनीज चेक करते हैं और उसी कॉलोनी के अंदर हम क्या करते हैं, कोई चीज़ डिस्कवर करना चाहते हैं, तो अब देख ले कि डिफरेंट प्लेट्स पे डिफरेंट कॉलोनीज थे। तो इसने जब 322 या 322nd कॉलोनी में क्या किया, वो एक बैक्टीरिया की कॉलोनी था और उसी बैक्टीरिया की कॉलोनी में उसने ये प्लाज्मिड जो था ये डिस्कवर किया और इसको आइसोलेट किया। सो दैट्स व्हाई इट वाज टर्म्ड कि ये PBr322 प्लाज्मिड है। अब PBr322 प्लाज्मिड के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख ले कि इसके अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये क्यों यूज़ होता है। अब देख लो, ये प्लाज्मिड का एक एग्जाम्पल है और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें ये है कि सबसे पहले देख ले कि इसका जो इसके अंदर PMBr ये एक रीजन है और दिस रीजन इज टर्म्ड ओरिक रीजन, दिस इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ दिस प्लाज्मिड रीजन। इसके अलावा इसके अंदर कंटेन्स द मार्कर्स जीन्स इन द MCS रीजन। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक MCS रीजन होगा, एक मार्कर जीन्स होंगे या मार्कर रीजन होगा। तो अब देख ले कि मार्कर रीजन के अंदर जो जीन्स है वो MCS में प्रेजेंट है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के फिर मैं समझाता हूँ। इसके अलावा इट इज़ हैविंग वी कैन से इट इज़ हैविंग साइज, इसका साइज जो है एक्चुअली इसका साइज क्या है, 4363 बेस पेयर्स, 4363। तो ये देख ले, मैंने आप लोग को बताया था कि एक वेक्टर का साइज 10 kbp से कम होना चाहिए। तो अब देख लो ये बहुत ज़्यादा कम है, दिस इज़ अप्रोक्सीमेटली 4.5 kbp। सो इट इज़ हाईली एफिशिएंट फॉर द प्रोसेस ऑफ व्हाट, ऑफ रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा देख ले कि इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स जो है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो MCS रीजन में है, सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स इसके अंदर जो है वो क्या है, वो हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो वो दो तरह के हैं, एक जो है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक है, एम्पिसिलिन मैंने AMP से लिखा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ये वो जीन है जो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस शो करती है। और दूसरा जो है टेट्रासाइक्लिन, मैंने टेट्रा लिखा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। तो ये वो वाली जीन है इसी प्लाज्मिड के अंदर जो टेट्रासाइक्लिन को रेजिस्टेंस शो करती है। तो ये दोनों जीन्स या दोनों रेजिस्टेंस जीन जो है हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प देती है। अब देख लो एग्जाम्पल्स की डायग्राम में ज़रा देख ले कि फॉर एग्जाम्पल कि ये सेम प्लाज्मिड है, इसी सेम प्लाज्मिड के अंदर सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट है, वो ज़रा देख ले कि दिस इज़ द प्लाज्मिड DNA और ये कौन सा प्लाज्मिड है, PBr322 वाला प्लाज्मिड है। इसके अंदर ये वाला रीजन जो है दिस इज कॉल्ड PMBr रीजन एंड दिस इज ओरिक और ये इंडिपेंडेंट रिप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देख लो दिस इज MCS, ठीक है, MCS रीजन है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट, वो रीजन है जहाँ पे हमने अपना टारगेट DNA क्या करना है, इंसर्ट करना है। लेकिन यहाँ पे देख ले कि इस MCS रीजन के अंदर एक जो जीन है वो एंटीबायोटिक, इसके अंदर साइमल्टेनियसली इस MCS में दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है जिसको हम मार्कर जीन्स भी कहते हैं। तो एक जीन इसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है,
और दूसरा जीन जो है दैट इज़ द टेट्रासाइक्लिन। तो अब देख ले कि हम अगर अपना टारगेट डीएनए जो है या हम इस रीजन में एम्पिसिलिन वाले रीजन में इंसर्ट करेंगे या हम इसको टेट्रासाइक्लिन में, दोनों में नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली। अगर हम दोनों के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे तो फिर हमें आइडेंटिफिकेशन का पता नहीं चलेगा। तो एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को ख़राब नहीं करना है, या इधर डालना है अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट या इधर डालना है। तो अब देख लें कि अगर हम एक रीजन है कि लेट सपोज हमने एम्पिसिलिन के अंदर अपना जीन डाला, तो इसका मतलब है कि एम्पिसिलिन ख़त्म हुआ और यहाँ पे हमारा क्या आया, जीन ऑफ इंटरेस्ट आया। तो अब देख लो कि हम कहते हैं कि ये वाला प्रोसेस हमें क्या करेगा कि अब हम क्या करेंगे कि हमें सिर्फ टेट्रासाइक्लिन रह गया, ये ख़त्म हुआ। अब क्या करते हैं, टेट्रासाइक्लिन इज़ नाउ यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो दिस वाज अबाउट द कैरियर वेक्टर कि कैरियर वेक्टर क्या है और इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इसका एक एग्जांपल है PBR 322, ये क्या चीज़ है। तो अब देख लो, दिस वाज अबाउट द प्लाज्मिड वेक्टर। अब प्लाज्मिड के बाद हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ द अबाउट द लाइगेज एंजाइम, और लाइगेज एंजाइम के बाद हम जाएंगे टुवर्ड द एक्सप्रेशन सिस्टम। अब देख लो, एक बात मैं बताता चलूँ PBR 322 के अंदर कि यहाँ पे मैंने बताया कि एम्पिसिलिन को, एम्पिसिलिन रीजन में हमने एक जीन डाला, एम्पिसिलिन ख़त्म हुआ, टेट्रासाइक्लिन रह गया। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। व्हाट, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का क्या मतलब है, इसका सिंपल मतलब ये है कि एक रेजिस्टेंस जीन ऑफ हुआ, दूसरा ऑन रहेगा, और ये जो ऑन रहता है ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प देती है। सो दिस इज कॉल्ड इंसर्शनल, कि एक रेजिस्टेंस जीन के अंदर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला तो ये ऑफ हो गया। अब इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए की वजह से ये वाला जो रेजिस्टेंस जीन है ये ऑफ हुआ, ये ऑन रहेगा क्योंकि इसको हमने टच नहीं किया है। जब ये ऑन रहेगा तो ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन की एक्यूरेसी बताएगा, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प देगा। सो दिस वाज अबाउट द मॉलिक्यूलर कैरियर वेक्टर। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द we can say the fourth requirement for the recombinant DNA technology, that is the ligase enzyme. What is ligase enzyme actually by definition? तो ligase enzyme को देख ले कि the enzyme which is responsible for the formation of a phosphodiester bond, for the formation of a फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, PDE में लिख रहा हूं। तो अब देख ले कि इसका क्या मतलब है, बिटवीन टू DNA strands। मैंने आप लोगों को कहा था हम रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, रिकम्बिनेंट DNA बनाते हैं। वो DNA जो दो डिफरेंट सोर्सेज से हम लेते हैं और इसके रिज़ल्ट में हम एक नया कम्बिनेशन बनाते हैं, इसको हम रिकम्बिनेंट DNA कहते हैं। अब देख लो, अब हमने क्या किया है कि हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट भी आया है, हमारे पास क्या है कि हमने इसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेट सपोज प्लाज्मिड के अंदर क्या करना है, इंसर्ट करना है ताकि वहाँ पे ये क्या हो जाए, अटैच हो जाए। तो अब ये दो डिफरेंट DNA हैं, इसके दरमियान जो बॉन्ड होगी फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, ये कौन बनाएगा, ये लाइगेज एंजाइम बनाएगा। तो अब देख ले किस तरह कि फॉर एग्जांपल ये एक प्लाज्मिड है, ठीक है। अब प्लाज्मिड हमारे पास एक कैरियर वेक्टर है, व्हाट, इट इज़ अ कैरियर वेक्टर। अब देख लो, कैरियर वेक्टर के अंदर हमारे पास ये क्या है, ये एक स्ट्रैंड है और जिसको हमने क्या नाम दिया है, दिस इज अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, GOI में लिख रहा हूँ इसको, दिस इज अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब देख लो, अब जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैंने यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो अब देख लो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाया, ये रीजन क्या हुआ, कट हुआ। अब देख लो, लेट्स सपोज दिस वाज द MCS रीजन। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस DNA को यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। तो इसको इंसर्ट करने के लिए क्या करना है मैंने कि इसके साथ मैंने अप्लाई करनी है लाइगेज एंजाइम।
तो लाइगेज एंजाइम क्या करेगा कि डीएनए पे यहाँ पे इस रीजन में और इस रीजन में क्या करेगा, PDE बॉन्ड, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि हमारे पास एक प्लाज्मिड डीएनए है, एक फॉरेन डीएनए है। एज अ रिजल्ट रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब देख लो ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया ये किसके रिजल्ट में बन गया, ये लाइगेज एंजाइम के रिजल्ट में बन गया। इसको हम कहते हैं द एक्टिविटी ऑफ द लाइगेज एंजाइम। कि लाइगेज एंजाइम क्या करता है कि दो डीएनए को एक दूसरे के साथ बाइंड करती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड टू फॉर्म द रिकम्बिनेंट डीएनए। अब देख लो ये जो एंजाइम्स है इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से निकाला गया है, तो याद रखिए कि इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द T2 फेज। ये एक वायरस है असल में, इसी वायरस से ये वाला जो हम कहते हैं एंजाइम है ये निकाला गया है। और ये एंजाइम क्या करता है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करता है और इसके अंदर फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड बनाते हैं। सो दिस इज़ अवर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट कि दिस वाज द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो हमें रिक्वायर होती है कि हम अपना डीएनए क्या करें, वेक्टर के अंदर बाइंड करें, लाइगेट करें। सो दिस वाज अबाउट द लाइगेज एंजाइम। लास्ट नॉट द लीस्ट क्या है, एक्सप्रेशन सिस्टम है। एक्सप्रेशन सिस्टम असल में क्या है कि एक्सप्रेशन सिस्टम एक्चुअली द सिस्टम which usually express the foreign DNA or which forms or which replicates foreign DNA। ठीक है, क्या मतलब है कि हमने यहाँ पे फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया, ठीक है। अब इस ओवरऑल प्लाज्मिड को हम डालेंगे एक एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले ये देख ले कि हम तो इसमें बाद में आएंगे कि डेफिनेशन क्या कहती है, लेकिन ये एजेंट ये एक्सप्रेशन सिस्टम होगा कौन। सो इट इज़ यूजुअली अ बैक्टीरियल बॉडी। इट इज़ यूजुअली व्हाट, इट इज़ अ बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया क्या करती है कि ये इसी प्लाज्मिड के अंदर मौजूद क्या करेगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगेन एंड अगेन रिप्लिकेट कराएगा बैक्टीरिया की बॉडी में, या इसी जीन को फाइनली एक्सप्रेस कराएगा ताकि वो प्रोटीन बनाए। तो एक्सप्रेशन सिस्टम इसको हम इसलिए कहते हैं कि ये तो या तो ये एक्सप्रेशन कर रही है कि फॉरेन डीएनए को क्या कर रहा है कि फॉरेन डीएनए को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन, या इसकी कॉपीज बनाते हैं। तो हमने ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की टॉपिक स्टार्ट की है, तो हमारा पर्पस क्या है, टू रिप्लिकेट द फॉरेन डीएनए टू फॉर्म्स द कॉपीज ऑफ द फॉरेन डीएनए। तो हम दोनों पर्पसेस के लिए एक्सप्रेशन सिस्टम मेनली बैक्टीरिया यूज़ करते हैं। अब देख लो ये एक्सप्रेशन सिस्टम हमने पढ़ा कि ये एक्सप्रेशन सिस्टम दो एक्टिविटीज़ करती है। वन एक्टिविटी इज़ द रेप्लिकास फॉर्मेशन, रेप्लिका फॉर्मेशन, और वी कैन से प्रोटीन फॉर्मेशन या एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए, प्रोटीन फॉर्मेशन। तो ये हमारी डिमांड पे मुनसर है कि कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो क्या करती है, डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस करती है, कोई रिप्लिकेशन नहीं करती। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं कि जो रेप्लिकाज या कॉपीज बनाते हैं, एक्सप्रेस नहीं करती डीएनए को। तो अब देख ले, दीज आर द एक्सप्रेशन सिस्टम। कि एक्सप्रेशन सिस्टम इज द सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉपीज आर expresses the particular genes in the body of the bacteria. So this was about the overall requirements for the recombinant DNA technology कि ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती है और इसके रिज़ल्ट में हम रिकम्बिनेंट डीएनए बनाती है, काइमेरिक डीएनए बनाती है, और काइमेरिक डीएनए फिर क्या करती है आगे जाके इससे हम अपनी कॉपीज़ बनाते हैं। अब नेक्स्ट हम आएंगे प्रोसीजर की तरफ कि प्रोसीजर क्या है, सही है।